नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम किसी धीमी शुरुआत में वक्त नहीं गवाएंगे। हम सीधे एक ऐसी महागाथा में गोता लगाने वाले हैं जो प्राचीन ज्ञान के चरम शिखर और उसके रोंगटे खड़े कर देने वाले विनाश की कहानी है। आइए सीधे इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जहां इंसानियत ने अपना सबसे बड़ा खजाना खो दिया था। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 90। जी हाँ, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। कल्पना कीजिए कागज और ताड़पत्रों के उस विशाल, उस अनंत पहाड़ की, जिसने एक खौफनाक आग को पूरे 90 दिनों तक, यानी लगातार 3 महीने तक बिना रुके जलाए रखा। हमारा पहला पड़ाव है वो 3 महीने लंबी आग, वो विनाश का तांडव जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, वो धुआं जो उस वक्त मगध के आसमान को काला कर रहा था ना, उसमें सिर्फ लकड़ी या पन्ने नहीं जल रहे थे। सच कहूं तो उसमें पूरी इंसानियत का भविष्य जल रहा था। उस आग में आर्यभट्ट का वो गणित राख हो रहा था जो शायद दुनिया को सदियों पहले ग्रेविटी समझा देता। उसमें नागार्जुन की केमिस्ट्री और सुश्रुत की सर्जरी जल रही थी। ये कोई मामूली आग नहीं थी, ये एक ऐसी सभ्यता की चिता थी जो दुनिया को न जाने कितने 100 साल आगे ले जा सकती थी। लेकिन विनाश की इस आग से 700 साल पहले क्या हो रहा था? आइए प्राचीन भारत के स्वर्ण युग में एक फ्लैशबैक लेते हैं। और ये तुलना हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि उस वक्त दुनिया असल में कैसी थी। एक तरफ 5वीं सदी का यूरोप था जो डार्क एजेस के भयानक दलदल में फंसा था, जहां बीमारियों को जादू टोना माना जाता था और लोग सोचते थे कि धरती चपटी है। और ठीक उसी वक्त, बिल्कुल उसी समय, भारत में सम्राट कुमारगुप्त कोई किला या महल नहीं बना रहे थे, बल्कि वो एक ऐसा शहर बसा रहे थे जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को समर्पित था। और इसी शहर के बीचों बीच धड़कता था धर्मगंज, ज्ञान का एक असीम महासागर। इस ज्ञान के महासागर का नाम था नालंदा। अब जरा इस स्केल को इमेजिन कीजिए। 10 किलोमीटर में फैला एक विशाल रेजिडेंशियल कैंपस, और उसमें एक साथ रहते थे पूरे 10,000 छात्र। और सबसे कमाल की बात क्या है, यहाँ एक राजा का बेटा और एक गरीब किसान का बेटा बिल्कुल एक समान थे, एक ही थाली में खाते थे। एक क्लासलेस सोसाइटी जिसकी कल्पना आज की दुनिया हजारों साल बाद कर रही है। और इन छात्रों को पढ़ाने के लिए वहां मौजूद थे 2000 शिक्षक। जरा इस आंकड़े को देखिए, हर 5 छात्र पर एक टीचर, मतलब 1:5 का टीचर स्टूडेंट रेशियो। आज के समय की बड़ी बड़ी एलीट यूनिवर्सिटीज भी इस तरह के सिस्टम का सिर्फ सपना ही देख सकती हैं। अब इस हिस्से में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ एंट्री पाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। मुख्य द्वार पर कोई साधारण गार्ड नहीं खड़ा होता था, बल्कि सबसे बड़ा विद्वान पहरेदार बनकर सवाल पूछता था। अंदर जाने के लिए उस विद्वान को शास्त्रार्थ में लॉजिक में हराना पड़ता था। ये इतिहास का सबसे टफ एंट्रेंस एग्जाम था, जहां 10 में से 8 लोग, यानी पूरे 80% लोग फेल होकर वापस लौट जाते थे। अगर किसी के दिमाग में ये बात है कि नालंदा सिर्फ एक धार्मिक मठ था, तो ये सिलेबस उस मिथक को जड़ से उखाड़ फेंकता है। यहाँ सिर्फ धर्म नहीं पढ़ाया जाता था, यहाँ हेतु विद्या यानी लॉजिक पढ़ाया जाता था, ताकि लोग सवाल कर सकें। मेडिकल साइंस, शरीर रचना, यहाँ तक कि नास्तिकता और सांख्य दर्शन की भी पढ़ाई होती थी। सवाल उठाओ, संदेह करो, यही इस जगह का असली डीएनए था। अब कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है, ज्ञान और अहंकार का सीधा टकराव। ज्ञान और शांति के इस महान केंद्र पर अब एक ऐसा खतरा मंडरा रहा था जो इतिहास का रुख मोड़ने वाला था। एंट्री होती है बख्तियार खिलजी की, एक ऐसा इंसान जिसका अहंकार बहुत बड़ा लेकिन बेहद कमजोर था। हुआ यूं कि खिलजी बहुत बीमार पड़ा और उसके सारे हकीम हार मान गए। तब नालंदा के आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाया गया। पर खिलजी का ईगो देखिए, उसने एक नामुमकिन शर्त रख दी कि मैं तुम्हारी कोई दवा नहीं खाऊंगा, फिर भी मुझे ठीक करो, वरना सिर धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन आचार्य ने एक ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल और मेडिकल चाल चली। उन्होंने खिलजी को पढ़ने के लिए कुरान दी, जिसके पन्नों के कोनों पर एक अदृश्य स्वादहीन दवा का लेप था। पन्ने पलटते वक्त जैसे ही खिलजी उंगली को जीभ पर लगाता, वो दवा उसके शरीर में चली जाती और चमत्कार देखिए, उसकी जान बच गई। लेकिन इस जीवनदान का सिला क्या मिला? हमारा अगला हिस्सा है राख में दफन इतिहास। जब खिलजी को एहसास हुआ कि उसकी जान एक भारतीय विद्वान ने बचाई है, तो उसे शुक्रगुजार होना चाहिए था। लेकिन एक क्रूर दिमाग ऐसे काम नहीं करता। उसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हुई कि इन निहत्थे लोगों का ज्ञान उसके लोगों से कहीं ज्यादा है। इसी गहरी काली जलन ने एक खौफनाक फैसले को जन्म दिया।
इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज के शब्द आज भी रूह कपा देते हैं। निहत्थे छात्र और भिक्षुक जिनके हाथों में सिर्फ किताबें थीं, वे शांति से ध्यान में बैठे रहे और तलवारें उन्हें ऐसे काटती रहीं जैसे कोई किसान फसल काटता है। ये कोई युद्ध नहीं था, ये पागलपन का एक तरफा कत्लेआम था। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि 90 लाख। खिलजी का मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, वो उस सभ्यता की आत्मा को मारना चाहता था। उसने रत्नोदिधि नाम की उस 9 मंजिला लाइब्रेरी को आग लगा दी। 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां, समझ लीजिए कि मानव सभ्यता की वो अल्टीमेट बैकअप ड्राइव थी जो हमेशा के लिए जलकर खाक हो गई। आग जब बुझी तो वहां सिर्फ जली हुई ईंटें नहीं बची थीं, वहां बचा था 600 सालों का एक सुन्न कर देने वाला सन्नाटा। ना कोई घंटी बजी, ना कोई मंत्र गूंजा, ना कोई शास्त्रार्थ हुआ। और सच कहूं तो उस आक्रमणकारी की असली जीत यही थी कि उसने एक पूरी सभ्यता को उसकी अपनी सबसे गौरवशाली पहचान भुला दी। हम भूल ही गए कि हमारे पास कभी नालंदा था। लेकिन क्या विचारों को कभी मारा जा सकता है? आइए देखते हैं नालंदा का पुनर्जन्म। इतिहास गवाह है, आप इमारतों को गिरा सकते हैं, किताबों को जला सकते हैं, लेकिन आप विचारों को नहीं मार सकते। वो राख के नीचे दबी चिंगारी की तरह सही समय का इंतजार करते हैं। 1193 के उस महाविनाश की सदियों बाद 19वीं सदी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई करके इसके अवशेषों को दुनिया के सामने वापस रखा। फिर 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस ज्ञान की प्यास को वापस लाने का सपना देखा और आखिरकार 2014 में दुनिया भर के कई देशों के सपोर्ट से एक नया इंटरनेशनल और नेट जीरो आधुनिक नालंदा कैंपस बनकर तैयार हुआ। पर अब एक बहुत जरूरी सवाल, जब हम प्राचीन नालंदा और आज के इस नए मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की तुलना करते हैं ना, तो पुराने नालंदा के पास भले ही ईंटें और भौतिक किताबें थीं, लेकिन वहां गुरु से भी असहमत होने की, डिसेंट की पूरी आज़ादी थी। आज हमारे पास वाईफाई है, डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सिस्टम हैं, लेकिन क्या हम आज सच में सवाल पूछने की वो रेडिकल आज़ादी दे पा रहे हैं? हमें ये सोचना होगा कि कहीं ये नया कैंपस पुराने नालंदा की सिर्फ एक खोखली कॉपी बनकर ना रह जाए। हम सब आज इन्फॉर्मेशन एज में जी रहे हैं। हमारे पास पुराने नालंदा से लाखों गुना ज्यादा डिजिटल डेटा है, सब कुछ फिंगर टिप्स पर है। लेकिन क्या हमारे पास सच में ज्ञान है? क्या हमारे पास वो विजडम और करुणा है जो पुराने नालंदा ने सिखाई थी? हम दुनिया भर से डिजिटली कनेक्टेड तो हैं, पर क्या हम अंदर से सच में संवेदनशील रह गए हैं? और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के सबसे गहरे विचार पर आते हैं। सभ्यताएं बहुत नाजुक होती हैं, बनती सदियों में हैं और बिखरने में पल भर लगता है। आज असहिष्णुता अपना रूप बदलकर वापस आ गई है। ये जो नए बख्तियार खिलजी है ना, वो अब घोड़ों पर बैठकर नहीं आते। वो हमारी डिजिटल फीड्स में, हमारे इको चेम्बर्स में और हमारी अपनी नफरतों में छुपकर आते हैं। अब ये हमें तय करना है कि हम नफरत को चुनते हैं या फिर अपने दिमाग के दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं। सोचिएगा जरूर।